नमस्कार, मैं विद्यासागर गिरी, राष्ट्रीय सचिव AITUC। आज AITUC के 100 वर्षों की यात्रा के संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूँ। मित्रों, भारत में मजदूर आंदोलन, खासकर राष्ट्रीय संगठित मजदूर आंदोलन का 100 वर्ष 31 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। 31 अक्टूबर के बाद मजदूर आंदोलन अपने संगठित संघर्षों के दूसरे सदी में प्रवेश करेगा। इस 100 वर्षों की अगर पृष्ठभूमि को देखा जाए तो यह संगठित मजदूर आंदोलन का इतिहास है, परंतु भारत के मजदूर आंदोलनों के संघर्षों से, भारत के मजदूर आंदोलन और उसके संघर्षों से AITUC राष्ट्रीय स्वरूप में निकला, उस पृष्ठभूमि को भी समझने की ज़रूरत है। वैसे AITUC का गठन 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में हुआ था। उसके पूर्व 16 जुलाई 1920 को मुंबई में ही एटक के स्थापना के लिए स्वागत समिति की तैयारी की बैठक हुई थी, जिसमें 500 सदस्यों ने स्वागत समिति में शामिल किए गए थे और जोसेफ बप्टिस्टा इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। 31 अक्टूबर 1920 के पूर्व का अगर इतिहास देखें तो एटक का इमर्जेंस, एटक का अस्तित्व मजदूर आंदोलनों के गर्भ से हुआ था। भारत में और दुनिया में औद्योगिक क्रांति के बाद जो मजदूर वर्ग अस्तित्व में आया, वह मजदूर वर्ग का अपार शोषण हो रहा था। भारत में भी मजदूर वर्ग का उदय का इतिहास काफ़ी लंबा है, एटक की स्थापना से पूर्व का है। 1818 में बंगाल में कपड़ा मिल की शुरुआत की चर्चाएं हैं, जिसमें फर्स्ट ग्लाउस्टर मिल के नाम से यह कपड़ा मिल का निर्माण हुआ था, जो बाद में बैरिया कॉटन मिल के नाम से प्रख्यात हुआ। उसके बाद 1839 में आसाम चाय बागान कंपनी आई। 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल लाइन मुंबई से ठाणे बिछाया गया। 1854 में रानीगंज रेल चली। 1854 में अंग्रेजी पूंजी के लागत से पहली जूट मिल कलकत्ता में बनी। उधर बम्बई के तारदेव में भारतीय पूंजी से पहली कपड़ा मिल शुरू हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि 1818 के बाद भारत में मजदूर वर्ग का उदय होता है, और मजदूर वर्ग का जब उदय हुआ तो उसमें अपार शोषण हो रहा था, जिसके खिलाफ मजदूरों ने आंदोलन की शुरुआत भी कर दी। उस समय काम के कोई घंटे निर्धारित नहीं थे, असह्य शोषण हो रहा था। सबसे पहले भारत में 1827 में आम हड़ताल की चर्चा है। 1827 में पहली हड़ताल हुई थी, जिसमें का मांग 8 घंटा के काम का मांग था। उसके बाद हम देखते हैं कि हावड़ा के कूलियों ने 1862 में हड़ताल किया था, और 1862 में 1 महीने तक कूलियों की हड़ताल चली। फिर उसके बाद 1862 के ही जून में ईस्टर्न इंडिया रेलवे के मजदूरों ने हड़ताल किया, और इस तरह से एक मजदूरों का प्रतिरोध का कार्यक्रम उसी समय से शुरू होता है, जो बाद में विकसित होते रहा। इस मजदूर आंदोलन की भी अगर पृष्ठभूमि देखा जाए तो दुनिया के स्तर पर जो औद्योगिक क्रांतियां हुई, और औद्योगिक क्रांति में जो सर्वहारा वर्ग पैदा हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद जो मजदूर औद्योगिक क्षेत्र में लगाए गए, उनका पूंजीपतियों द्वारा असह्य शोषण किया जा रहा था, जिसके खिलाफ पूरे दुनिया में एक विरोध का वातावरण बना, और एक नई दार्शनिक अवधारणा, एक नई दार्शनिक सोच आई, जिसे कार्ल मार्क्स ने 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण दिया कि दुनिया को चलाने का काम, दुनिया में के उत्पादन
का काम, दुनिया में नया मूल्य सृजन का काम मजदूर वर्ग के मेहनत से होता है, श्रम से होता है। इसलिए और वही मजदूर वर्ग का शोषण किया जाता है, उन्हीं के द्वारा पैदा किया गया मूल्यों को हड़प करके पूंजीपति बनते हैं। इसलिए मजदूर वर्ग के राज्य की परिकल्पना 1848 में की गई थी और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र आया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 1848 के बाद यह जब परिकल्पना आई पूरे दुनिया में, तो पूरे दुनिया में मजदूरों के बीच एक असंतोष और विरोध का वातावरण शुरू हुआ, विरोध में संघर्ष शुरू हुए। और हम कालक्रम में देखते हैं कि 1871 में फ्रांसीसी क्रांति होती है और वह पेरिस कम्यून के नाम से जो जाना जाता है। वह पेरिस कम्यून 1871 में पेरिस कम्यून होता है और पेरिस कम्यून 71 दिन तक चलता है। हम उसके इतिहास में नहीं जाना चाहते, लेकिन पहली बार पेरिस कम्यून ने दुनिया में मजदूर के शासन के प्रतिबिंब के रूप में, रिफ्लेक्शन के रूप में या उदाहरण के रूप में दुनिया के सामने आया। और अपने 71 दिन के शासन में जो उसने चार्टर बनाया था, उसने जो घोषणा किया था और उसके जो अनुभव थे, उसी के आधार पर 1917 में अक्टूबर जो क्रांति हुई रूस में, उसके अनुभवों से भी लेनिन ने फ़ायदा उठाया था। मैं इस बात की थोड़ी चर्चा इसलिए किया कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद पूरे दुनिया में मजदूरों के बीच एक नई चेतना, एक नई क्रांति की ज्वाला उठी और 1917 के पृष्ठभूमि में ही भारत में भी मजदूर आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़े और भारत में 1920 में AITUC का गठन हुआ। लेकिन इसके पूर्व, जैसा मैं पहले कहा कि भारत में मजदूर आंदोलन संगठित होने शुरू हो गए थे और 1862 में जो हड़ताल की चर्चाएं मैंने किया था, वह हड़ताल की चर्चा है। एटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई। उसके पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत जो हमारे देश में शासन कर रही थी, उस समय जो उद्योग थे, उस समय जो कारोबार थे, उसमें मजदूरों का असह्य शोषण हो रहा था। काम के कोई घंटे निर्धारित नहीं थे, बाल मजदूर, महिला मजदूर का असह्य शोषण हो रहा था। यहाँ तक कि उस समय के मजदूर अपने बच्चों को सोया हुआ देखकर जाते थे और सोया हुआ स्थिति में लौटकर काम से आते थे। और बच्चों की लंबाई अगर पूछता था उनका मित्र कि बच्चे कितने बड़े हैं, तो वह चौड़ाई में बताया करते थे कि बच्चे हमारे इतने बड़े हैं। इतना असह्य शोषण था और उसके खिलाफ जो विद्रोह शुरू किया मजदूरों ने, संघर्ष शुरू हुए और भारत में संगठित मजदूर आंदोलन का इतिहास एटक के इतिहास से पहले शुरू हो गया था, जिसकी मैंने चर्चा किया। साथियों, जैसा कि मैं कहा कि एटक की स्थापना उस पीरियड में हुई जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन चल रहा था, ब्रिटिश साम्राज्यवादी हुकूमत हमारे देश में थी। और जब मजदूर आंदोलन देश में विकसित हुए तो ब्रिटिश हुक्मरानों ने अपने पूंजीपतियों के, अपने कारोबारियों के हित में मजदूरों का दमन भी करना शुरू किया। लेकिन उस दमन से भी आंदोलन रुके नहीं, आंदोलन बढ़ते रहे। लेकिन हम जब मजदूर आंदोलन के इतिहास को देखते हैं तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो आंदोलन शुरू हुआ वह 20वीं सदी में प्रवेश करने के साथ और तेज होते गए और मजदूर ज़्यादा संगठित होने लगे। साथियों, जैसा मैंने कहा कि जब मजदूर आंदोलन विकसित हो रहे थे, उसी क्रम में हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन का भी आगाज हो रहा था और राजा रजवाड़े भी अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में होने की जानकारी हम सबको है। किस तरह से उस 1857 के पहले भी उसकी पृष्ठभूमि में मजदूर आंदोलन रहे हैं और 1857 के बाद जो देश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई, वह मजदूर आंदोलन के साथ
स्वतंत्रता आंदोलन भी जुड़ते गया। इसलिए मजदूर आंदोलन का इतिहास साम्राज्यवाद के विरोध के इतिहास से जुड़ा हुआ रहा है। अपने अधिकारों, अपने बेहतर जीवन मूल्यों की हिफाजत, अपने बेहतर जीवन दशा के मुद्दों के साथ साथ देश के आज़ादी के सवाल पर भी यह आंदोलन विकसित हुए। और हम देखते हैं कि 1905 में ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे लोगों की एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया, और बंगाल विभाजन के बाद बंग भंग आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में उभरा, जिसमें समाज के सारे तबके के लोग उसमें सम्मिलित हुए। और जब 1905 के बंग भंग आंदोलन पूरे देश में, बंगाल के साथ साथ पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई की लहर उठी, तो 1908 में महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी अंग्रेज़ों ने किया, और गिरफ्तारी करके उनको 6 साल की सज़ा सुनाई गई। उसके विरोध में बम्बे के मज़दूरों ने 6 साल की सज़ा के बदले 6 दिन की हड़ताल का आह्वान किया, और लगभग 1 लाख मज़दूर उस हड़ताल में भाग लिए, जो मुकम्मल हड़ताल थी। गोलियां चलाई गई अंग्रेज़ों द्वारा, 200 लोग मारे गए, लेकिन वह हड़ताल 6 दिन सफल रही। और इस तरह देखते हैं कि मजदूर आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़कर देश के राजनीतिक घटनाक्रमों में अपने भागीदारी सुनिश्चित करने लगा था। 1908 के बाद 1914 में ऐसे लगातार संघर्षों का दौर रहा है, लेकिन 1914 में मजदूर वर्ग नए क्षेत्रों में अपने संगठन का विस्तार करना शुरू किया भारत में। और यह 1905 से 1914 का कालखंड रहा है। हम इसमें देखते हैं कि बहुत से आंदोलन इस पीरियड में होते हैं। 1914 के बाद मजदूर जो नई क्षेत्रों में अपना संगठन का विस्तार करना शुरू किया, उसके बाद यह प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। प्रथम विश्व युद्ध के दौर में जो पूरे दुनिया में असंतोष थे, जो दुनिया में शोषण के खिलाफ लड़ाई थी, और बाजार के बंटवारे के सवाल पर जो राज्यों की लड़ाई थी, वह रूस में एक सफल क्रांति के रूप में इमर्ज किया। उस साम्राज्यवाद के चेन को तोड़कर लेनिन के नेतृत्व में 1917 में अक्टूबर क्रांति होती है, और उस क्रांति के बाद मजदूर वर्ग का शासन सोवियत संघ के रूप में इमर्ज करता है, सोवियत शासन के रूप में इमर्ज करता है। और 1917 के बाद एक पूरे दुनिया में कि मजदूर आंदोलन में एक लहर सा पैदा होता है, जो लहर भारत तक पहुंचता है। और भारत में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि 1917 में अहमदाबाद के बुनकरों ने यूनियन बनाई, 1918 में ही जहाज़ों के मजदूरों ने यूनियन बनाई, 1918 में ही के अप्रैल में मद्रास में लेबर यूनियन का गठन हुआ, 1918 में ही कई यूनियनें जैसे बम्बे प्रेसिडेंसी पोस्टमैन यूनियंस, बम्बे क्लर्क्स यूनियन, पोर्ट ट्रस्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन, एशियाटिक सैलून, उसी तरह से 1819 में प्रेस एम्प्लॉइज एसोसिएशन कलकत्ता, कलकत्ता ट्रामवे यूनियन एसोसिएशन जैसे अनेकों यूनियनों का गठन हुआ। 1918 में बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों की महंगाई भत्ते के खिलाफ ज़बरदस्त हड़ताल शुरू हुई, जो जनवरी 19 तक चली और दूसरे क्षेत्रों में फैल गई। लगभग 1,25,000 मजदूरों ने 1918 के बम्बई के कपड़ा मिल मजदूर आंदोलन में शिरकत किया था। इस पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि 1920 के पहले 6 महीने में, एटक स्थापना के पूर्व का जो पहला 6 महीना था 1920 का, वह लगभग 200 हड़तालों का रिकॉर्ड उस पीरियड में है। मजदूर आंदोलन के हड़तालों का रिकॉर्ड है, जिसमें 15 लाख मजदूरों ने भाग लिया था। और उनके मुख्य मांगों में काम का घंटा कम करने, महंगाई भत्ता मिले, और यह मुद्दा उनके मुख्य मांगों में शामिल था। उसी तरह से 1920 के दूसरे छमाही में 97 हड़तालों की खबरें हैं, जिस हड़तालों में मालिकों को मजबूर होकर समझौता करना पड़ा था, और जिसमें सिर्फ
मैक्सिमम हड़ताल कामयाब हुए और मजदूरों की मांगें मानी गई। इस तरह से हम देखते हैं कि एटक की स्थापना के पूर्व एक मजदूर आंदोलन पूरे देश में, कलकत्ता से बम्बई तक, अहमदाबाद, तमाम जगहों में एक मजदूर आंदोलन इमर्ज किया था, विकसित हुआ था। और उसी के गर्भ से एटक, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का इमर्जेंस होता है, अभ्युदय होता है। साथियों, जैसा मैं कह रहा था कि मजदूर आंदोलनों का अक्टूबर क्रांति के बाद न सिर्फ मजदूर आंदोलन बल्कि देश में आज़ादी की लड़ाई, मुक्ति की लड़ाई भी बहुत तेज़ हुई। स्वतंत्रता आंदोलन काफ़ी तेज़ी से विकसित हुए। और इसी पृष्ठभूमि में 31 अक्टूबर 1920 को एटक की स्थापना मुंबई में होती है। उस स्थापना के पूर्व 16 जुलाई 1920 को मुंबई में उसकी एटक की स्थापना की तैयारी समिति की बैठक बुलाई गई थी और उसमें 500 सदस्यों की स्वागत समिति बनी थी। बाल गंगाधर तिलक उस सम्मेलन में, उसकी तैयारियों में उनका भी समर्थन और योगदान था। लेकिन दुर्भाग्य से बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हो गया, इसलिए वह पार्टिसिपेट नहीं कर सके। लेकिन उसी साल एटक की स्थापना के पूर्व सितंबर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए लाला लाजपत राय एटक के स्थापना सम्मेलन की अध्यक्षता किया था और उन्हीं की अध्यक्षता में एटक का गठन हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई के एम्पायर थिएटर में एटक का स्थापना सम्मेलन होता है और उसमें 64 यूनियनों के लगभग 1,40,000 सदस्यों के 101 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा सम्मेलन में राजनीतिक नेता भी जो भाग लिए थे, उसमें मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, श्रीमती एनी बेसेंट, PG पटेल, BP वाडिया, जोसेफ बप्तिस्ता, लालू भाई श्यामल दास, जमुना दास, द्वारका दास, PW वाडिया, RS करंदीकर और ब्रिटिश ट्रेड यूनियन काउंसिल के प्रतिनिधि कर्नल JC वेजवुड भी उस स्थापना सम्मेलन में मौजूद थे। स्थापना सम्मेलन में जो लाला लाजपत राय ने अध्यक्षीय भाषण किया था, उसमें मुख्यतः 2 लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया मजदूर आंदोलन के सामने। पहला लक्ष्य था कि अपने अधिकारों के लिए, अपने आर्थिक और अन्य अधिकारों के लिए संघर्ष के साथ साथ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में एक व्यापक एकजुटता का निर्माण करके संघर्षों को तेज किया जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट कहा था कि फिलहाल हमें सबसे अधिक ज़रूरत है संगठित होने की, आंदोलन करने की और अपने आप को शिक्षित करने की। हमें मजदूरों को संगठित करना होगा, उन्हें वर्ग चेतना देनी होगी और उन्हें सामूहिक संपत्ति के हित के बारे में शिक्षित करना होगा। स्थापना सम्मेलन में लाला लाजपत राय जी कहते हैं कि मजदूर आज एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और दुनिया के सभी लोग का जीवन एक दूसरे से जुड़ गया है। जब तक एशिया के मजदूर संगठित होकर अंतर्राष्ट्रीय संबद्धता नहीं अपनाते, तब तक उनकी प्रगति असंभव है। इस तरह से हम देखते हैं कि एटक अपने स्थापना काल में ही आज़ादी के संदर्भ में, देश के स्वतंत्रता के संदर्भ में और विश्व बंधुत्व के संदर्भ में जो वैश्विक परिदृश्य है, उसमें दुनिया के लोगों की एकता का आह्वान हमारे लाला लाजपत राय जी करते हैं और बाद में एटक उस मार्ग पर निकलता है। इस तरह से एटक के स्थापना का जो उत्प्रेरक तत्व था अक्टूबर क्रांति, महान अक्टूबर क्रांति, जिसको देश के तमाम महान नेताओं ने स्वागत किया था। गांधी जी ने भी स्वागत किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने तो अक्टूबर क्रांति को लाल सूर्योदय बताया था और इस तरह से उसके पूरे दुनिया में जो स्वागत हुए, भारत में
उसी के पृष्ठभूमि में AITUC का अभ्युदय होता है और अपने स्थापना काल में ही AITUC ने समता मूलक समाज बनाने के दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लेकर अपने अधिकारों के साथ आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने का संकल्प लिया। एटक का दूसरा महाधिवेशन झरिया में हुआ 1921 में, और यह एटक है जो सबसे पहले 1921 के झरिया सम्मेलन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया था और कहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी रहनी चाहिए और हमको पूर्ण स्वराज्य के से कम कुछ नहीं चाहिए। यह एटक ने अपने सम्मेलन में पहले पास किया। तब हम बाद में देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एटक के बाद पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि एटक अपने जन्म काल से ही साम्राज्यवाद के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, पूंजीपति के खिलाफ और देश की आज़ादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहा। और इसका नतीजा हुआ कि यह जो संगठित आंदोलन विकसित हुए, तो हम देखते हैं कि एटक की स्थापना के पूर्व हमारे देश में कोई इस देश का अपना श्रम कानून नहीं था। एटक स्थापना के पूर्व जो आंदोलन होते थे तो ब्रिटिश कानूनों के तहत, ब्रिटिश कानून, चूँकि यह कॉलोनियल हुकूमत थी, यहाँ साम्राज्यवादी शासन चल रहा था, तो ब्रिटिश ट्रेड यूनियन के आंदोलनों से जो वहाँ श्रम कानून बने थे, उसके कुछ मुद्दे भारत में भी कार्यान्वयन के सवाल उठते रहे और वह लागू किया गया। जैसे बाल मजदूरी का सवाल, महिलाओं को के शोषण को रोकने का सवाल, इस तरह से माइंस के मजदूरों के उत्पीड़न के सवाल, यहाँ तक कि उस दौर में जो फैक्ट्री एक्ट बना वह 1919 में ब्रिटिश फैक्ट्री एक्ट का भी कार्यान्वयन की बातें यहाँ थी। लेकिन एटक बनने के बाद 1920 में एटक बना और 1921 में एटक के जनरल सेक्रेटरी NM जोशी ने एक ट्रेड यूनियन एक्ट का मसौदा असेंबली में रखा था कि ट्रेड यूनियन कानून बनना चाहिए, हमको ट्रेड यूनियन का अधिकार मिलना चाहिए। चूँकि ट्रेड यूनियन अधिकार नहीं रहने के कारण मजदूरों पर जो शासन का जुल्म होता था वह आपराधिक कानूनों के अंतर्गत उन पर मुकदमे चलाए जाते थे, जेल भेजे जाते थे, उनका दमन किया जाता था। इसलिए यह मांग उठी AITUC द्वारा, और मांग ही नहीं बल्कि बजाबता AITUC के जनरल सेक्रेटरी ने एक बिल बनाकर पेश किया असेंबली में, जिसको 1924 में सिद्धांत स्वीकार किया गया और 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ और हमारे देश के मजदूर आंदोलन को 1926 में ट्रेड यूनियन का अधिकार मिला। लेकिन इसके पहले एटक के बनने के बाद जो संघर्ष हो रहे थे, 1923 में ही हमको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मजदूर का जो दुर्घटना में क्षतिपूर्ति होता था, मृत्यु होती थी, उसके मुआवजे का कानून कंपनसेशन एक्ट 1923 में बना। इस तरह हम देखते हैं कि एटक के इमरजेंस के बाद हमको अधिकार के क्षेत्र में भी उपलब्धियां मिलने लगी थी। साथियों, जैसा कि मैं कहा कि 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट मजदूरों ने लड़ करके बनवाया ब्रिटिश हुकूमत से। उसके बाद संघर्ष होते रहे और फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ढंग से मजदूरों को पेमेंट नहीं करते थे, मनमानी कटौती कर दिया करते थे। इसके खिलाफ जो संघर्ष हुए तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में बनता है। फिर उसके बाद हमारे संघर्ष होते रहे और एटक के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय संघर्ष होते रहे, उसमें एक बात बताना और भी महत्वपूर्ण है। वह यह है कि 1917 में अक्टूबर क्रांति के बाद जब मजदूर का शासन दुनिया में स्थापित हुआ तो दुनिया के पूंजीपतियों में एक दहशत फैल गई कि यह मजदूर राज जो रूस में क्रांति से निकला है, इमर्ज किया है, यह दुनिया में नहीं फैल जाए, इसलिए मजदूरों को राहत देना चाहिए, मजदूरों को सुविधा देना चाहिए, मजदूरों के लिए कोई एक
राहत पहुंचाने के लिए नियम कायदे और एक स्तर मानक निर्धारित किया जाना चाहिए। और 1919 में पूरे दुनिया के लोगों ने मिलकर एक ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में देश की विभिन्न जो सदस्य देश थे उनकी सरकारें, वहाँ की ट्रेड यूनियनें और कारखाने और उद्योग के मालिकों का प्रतिनिधित्व उसमें था। और उन लोगों ने मिलकर एक त्रिपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया। वह 1919 में प्रथम सम्मेलन में ही उसने एक कन्वेंशन पारित किया जिसमें 8 घंटा से ज़्यादा कार्यकाल नहीं हो सकता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ILO में भी मजदूरों का प्रतिनिधित्व हमारा भारत से हुआ था स्थापना काल में भी। और 1920 में एटक बनने के बाद ILO और दुनिया के फोरमों में एटक का प्रतिनिधित्व रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हमारे मुद्दे, मजदूर वर्ग के मुद्दे उठाए जाते रहे। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजदूरों के उठने वाले मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले समझौता और ILO के कन्वेंशनों के कारण भी हमारे देश में की हुकूमत को मजबूर होना पड़ता था कि मजदूरों के पक्ष में, मजदूरों के अधिकार के लिए काम करना। चूँकि ILO के गठन का जो बेसिक प्रिंसिपल था वह संगठन का अधिकार लोगों को मिलनी चाहिए, लोगों को संगठन बनाने की आज़ादी हो, लोगों को ट्रेड यूनियन बनाने की आज़ादी हो। यह बात ILO के कॉन्स्टिट्यूशन में था। और बाद के दिनों में जब हम देखते हैं कि ILO का जो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ था उसमें इस बात की चर्चा की गई कि लेबर माल नहीं है, लेबर वस्तु नहीं है, ये एक जीवित पूंजी है, इसलिए उसके साथ माल जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। जैसे श्रम बाजार में आपूर्ति और मांग के हिसाब से जो वस्तुओं का कीमत कम और अधिक किया जाता है, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रम माल नहीं है, वस्तु नहीं है। और इसके आधार पर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन जिसमें एटक का प्रतिनिधित्व प्रारंभ से रहा, उसका भी योगदान भारत के मजदूर आंदोलन के अधिकारों में रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि AITUC बनने के बाद भारत के मजदूर वर्ग में एक वर्गीय चेतना का भी विकास होता है और वह अपने मुद्दों के साथ साथ देश के मुद्दों पर भी चार्टर तय करते हैं। और देश के राजनीतिक मुख्य धारा का मांग में ट्रेड यूनियन के मुद्दे भी शामिल होते हैं। हम देखते हैं कि यह ट्रेड यूनियन आंदोलन के विकास का क्रम था कि 1931 में कराची में जो कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उस कराची महाधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया था कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। उस कराची महाधिवेशन में लिविंग वेज की बातें की गई थी। उसी कराची महाधिवेशन में जो मुद्दे उठाए गए थे, वेलफेयर स्टेट के मुद्दे उठाए गए थे। और वह बात बाद में हमारे संविधान में, उसी कराची महाधिवेशन में धर्मनिरपेक्षता की बातें आई। हमारे संविधान को बनाने में क्या क्या बातें होनी चाहिए, उस पर जो कराची में प्रस्ताव पास हुए थे, वह भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आज भी वर्णित है। इस तरह से हम देखते हैं कि मजदूर आंदोलन के इमरजेंस के बाद देश के राजनीतिक आंदोलन के हिस्से के रूप में मजदूरों के मुद्दों का हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने समर्थन करना शुरू किया। और ख़ासकर AITUC का जब हम 100 वर्षों का इतिहास देखते हैं और अपने 100 वर्षों के इस इतिहास में 100 वर्षों के अपने इतिहास के नेतृत्वकारी नेताओं को देखते हैं, तो हमें गर्व होता है कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने एटक का नेतृत्व किया था। लाला लाजपत राय इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। वहीं बाद के दिनों में जो जितने भी
राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य नेता रहे, वह एटक के पदाधिकारी भी बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे देशबंधु चित्तरंजन दास हों, इन तमाम नेताओं ने एटक का नेतृत्व किया। और एटक के नेतृत्व की एक जो फहरिस्त है, सूची है, वह सूची से हमें ज्ञात होता है कि देश के राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा का हिस्सा ट्रेड यूनियन आंदोलन बन के उभरा। और यही कारण है कि जब ट्रेड यूनियन आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा का आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था, तो उन तमाम नेताओं ने, खासकर पंडित नेहरू और दूसरे लोगों ने सवाल उठाया और हमारे देश में आज़ादी के पूर्व कई कानून बने। इस तरह से हम देखते हैं कि जो श्रम कानून हमारे देश में मजदूरों को अधिकार के रूप में मिले, वह 140 वर्षों के मजदूरों के संघर्ष के उपलब्धियों के रूप में देश में केंद्रीय स्तर पर 44 श्रम कानून आज तक बनाए गए। लेकिन जिसकी मैं चर्चा प्रारंभ में किया कि कई महत्वपूर्ण कानून, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, यह एक्ट जो बने वह आज़ादी के पहले ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी और उसके बाद में बने। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत से संघर्षों के बदौलत देश के मजदूर वर्ग ने श्रम अधिकारों के रूप में श्रम कानूनों की उपलब्धियां प्राप्त की थी। लेकिन आज जब AITUC अपने शताब्दी पूरा कर लिया है, 100 वर्ष की यात्रा पूरा किया है और नई सदी में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एक गंभीर चुनौतियों के दौर से देश का मजदूर आंदोलन गुजर रहा है। लेकिन यह चुनौतियों के पीछे की पृष्ठभूमि यह है कि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी मिलने के पहले एकमात्र 1946 के पहले एकमात्र देश का ट्रेड यूनियन AITUC था। लेकिन 1946 में AITUC को विखंडित करके, तोड़कर एक दूसरा संगठन INTUC का अभ्युदय होता है और वहाँ से जो ट्रेड यूनियनों में विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है। आज हम 100 वर्ष में जब देखते हैं तो 12 केंद्रीय श्रम संगठन आज मान्यता प्राप्त हैं, जो काल क्रम में अलग अलग टूटते हुए इस स्थिति में पहुंचा और मजदूर आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर हुआ। इसलिए जब हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद भी, बावजूद इसके, आज़ादी के बाद जो हमारे देश में संविधान बना, उस संविधान में जो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना की गई और उस वेलफेयर स्टेट में विकास के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मॉडल पेश किया, उस मॉडल के क्रम में ही कई श्रम कानून इमर्ज हुए। हम जब देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, चूँकि भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई गई, तो भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कई श्रम कानून बनते हैं। हम टोटल श्रम कानूनों पर अभी डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि लगभग 6ठे पंचवर्षीय योजना तक कई श्रम कानून इमर्ज किया और उसी क्रम में जो श्रम कानून बनने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पहले श्रम मंत्री बने, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मजदूर आंदोलन से भी जुड़े रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू के थॉट में लेबर के प्रति जो समानता थी, जो कॉमन अप्रोच था, उसका इमर्जेंस हम श्रम कानूनों के रूप में देखते हैं। और हमारे देश के संविधान बनने के बाद श्रम को, लेबर को कनकरेंट लिस्ट में रखा गया। वह सेंट्रल और राज्यों दोनों के सूची में श्रम रखे गए। इसलिए 44 केंद्रीय श्रम कानून और लगभग 156 राज्यों के कानून के रूप में श्रम अधिकार हमारे देश में विद्यमान था। लेकिन जैसा मैंने चर्चा किया कि ट्रेड बाद के दिनों में
जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट के क्रम में हमारी जो उपलब्धियां रही वह उसका मूल कारण श्रम कानून का कार्यान्वयन का था। ट्रेड यूनियन आंदोलन की मुख्य मांग थी कि ट्रेड यूनियन जो अभी श्रम कानून है उसको कार्यान्वित किया जाए, और कार्यान्वयन के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन लगातार संघर्ष करते रहा। लेकिन इस बीच में जो वैश्विक डेवलपमेंट होता है, वह उस विकास क्रम में हम देखते हैं कि जो नई सदी आई, यह भी लिबरलाइजेशन का दौर आया 90 के दशक के बाद। उस 90 के दशक के बाद एक हमलावर अंदाज में एम्प्लॉयर, मालिक और पूंजीपति मजदूर वर्ग पर हमला शुरू किया। और इसकी शुरुआत मैंने शुरू में कहा कि 1917 की अक्टूबर क्रांति से एक पूरे दुनिया में मजदूर आंदोलन में ज्वार आया था, और 1990 में उस अक्टूबर क्रांति से निकला सोवियत संघ का विघटन होने के बाद जो एक ध्रुवीय विश्व बना, उस एक ध्रुवीय विश्व में मजदूरों पर हमले भी तेज किए गए, और एक वाशिंगटन कन्वेंशन, वाशिंगटन कंसेंसस जो बना, उसी के आधार पर दुनिया के मजदूरों पर पूंजी के हमले तेज हो गए। और उसी में एक नई एलपीजी का कंसेप्ट, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का एक कंसेप्ट उभरा, और यह कंसेप्ट शुरू हुआ। हम भारत में देखते हैं कि 1977 में इंदिरा गांधी के शासन में जब इमरजेंसी लगाई गई, और इमरजेंसी के बाद जो जन असंतोष उभरा था, उसके बाद जो जनता पार्टी की हुकूमत आई, उसी जनता पार्टी की हुकूमत में पहली बार 1978 में मजदूरों के कानून को कमज़ोर करने या छीनने की प्रक्रिया शुरू हुई, और 1978 में पार्लियामेंट में एक नया इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल पेश किया गया था, जिसके खिलाफ पूरे देश के ट्रेड यूनियन एकजुट होना शुरू हुए। इस तरह से हम देखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई तक तो एकजुट ट्रेड यूनियन आंदोलन चला, लेकिन आज़ाद भारत में ट्रेड यूनियनों में जो विखंडन हुआ, उसमें ट्रेड यूनियनों में कमजोरियां आई, और कमजोरियों आने के साथ साथ बदले वैश्विक परिदृश्य में जो पूंजी के हमले थे, विश्व मल्टीनेशनल कंपनियां, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक के इमरजेंस के बाद उसके जो डिक्टेशन थे, और जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ का जो यह दौर चला, उस दौर में जो वैश्विक वित्तीय पूंजी थी वह डिक्टेट करने लगा मजदूरों के अधिकारों को कमज़ोर करने के लिए। और वह झुकाव हम भारत में देखते हैं कि 1978 में जो आपातकाल के बाद सरकार आई, तो औद्योगिक संबंध बिल संसद में पेश किया गया था, और वो पेश करने का नतीजा हुआ कि पूरे देश के ट्रेड यूनियनों के लोग फिर एकताबद्ध हुए और एकताबद्ध प्रतिरोध किया, और उस प्रतिरोध का परिणाम हम देखते हैं कि वह मजदूर यूनाइटेड मजदूर आंदोलन का परिणाम था कि वह सरकार में अंतर्द्वंद तेज हुए, पूरे देश में मजदूर वर्ग और आम जनता के विरोध के सामने वह सरकार गिर गई, और श्रम कानूनों में छेड़छाड़ करने का जो पहला प्रयास था वह प्रयास भी धरा का धरा रह गया। लेकिन और उसके बाद हम देखते हैं कि एक ट्रेड यूनियन एकता के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति बनाई गई 1980 में, जो और 1980 में इसलिए बनाई गई कि जब जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद पुनः इंदिरा गांधी जब 1980 में आई, तो वह इंदिरा गांधी ने भी मजदूरों के प्रति राहत देने के बदले मजदूरों के कानून को कमज़ोर करने की कोशिश की, और उन्होंने भी एक बिल लाया जिसका विरोध बड़े पैमाने पर हुआ, और राष्ट्रीय अभियान समिति का गठन किया गया, जिसमें सारे ट्रेड यूनियन यूनाइटेड हुए, और सारे ट्रेड यूनियन यूनाइटेड होकर संघर्ष करते रहे। इस तरह हम देखते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान में जो
बिखरा हुआ टूटा हुआ ट्रेड यूनियन मूवमेंट था, वह मुद्दों पर आधारित यूनिटी बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी बहुत कारगर नहीं हो पा रहा था। बावजूद इसके हम 1980 के बाद हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी को भी 87-88 में जब वह ट्रेड डिस्प्यूट नया बिल लाई थी तो उसके खिलाफ भी आंदोलन हुए और अंततः वह कानून भी पास नहीं हो सका था। लेकिन उसके बाद में यह ट्रेड यूनियन की एकता बढ़ती गई। 1983 में बंगलोर में AITUC का महाधिवेशन हुआ था और AITUC एक मातृ संगठन के रूप में यह महसूस किया कि अब मजदूर पर जो हमले हो रहे हैं, इस हमले का मुख्य कारण है ट्रेड यूनियन की अनेकता, ट्रेड यूनियन में विखंडन। इसलिए पुनः देश में एक ट्रेड यूनियन, राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन बने, इसका नारा AITUC ने बंगलोर महाधिवेशन में दिया और देकर उस पर काम करना शुरू किया। और आज के दिनों में हम देखते हैं कि आज अगर देश में 10 ट्रेड यूनियन एकताबद्ध है तो वह AITUC के पहल का नतीजा था। हम देखते हैं कि बंगलोर अधिवेशन के बाद जब AITUC का पटना में अधिवेशन हुआ तो पटना अधिवेशन में भी AITUC ने कहा कि ट्रेड यूनियन की एकता बहुत महत्वपूर्ण है और एकता अगर स्थापित नहीं होगी तो ट्रेड यूनियन का अस्तित्व खतरे में पड़ जा सकता है। यह पहली बार AITUC अपने पटना अधिवेशन में इस बात को कहा और ट्रेड यूनियन यूनिटी के लिए, एकता के लिए अपने मातृ संगठन की भूमिका में AITUC उतरा। और हम कह सकते हैं कि जो 90 के बाद का दौर चला, उस 90 के बाद के दौर में ट्रेड यूनियन को यूनाइट करने में एटक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह महत्वपूर्ण भूमिका 2009 के बाद एक मजबूत ट्रेड यूनियन एकता के रूप में इमर्ज किया। हालांकि इस बीच में हम देखते हैं तो 13 राष्ट्रीय हड़तालें उस दौर में यूनाइटेड रूप से 13 राष्ट्रीय हड़तालें हुई। हालांकि जो 2010 की हड़ताल थी उसकी तैयारी में से ही BMS ने अपने को अलग कर लिया था, लेकिन बाद के सारे प्रोग्राम में इंटक को भी हड़ताल के पहले कुछ अवधारणा पहले अलग थी, लेकिन बाद के दिनों में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे देश में लाई गई उसके बाद इंटक के अध्यक्ष डॉक्टर संजीवा रेड्डी ने भी स्पष्ट कहा कि अब ये अस्तित्व के रक्षा का सवाल है और अस्तित्व के रक्षा के सवाल पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इसलिए वह भी हड़ताल के पक्ष में आए और तब से लगातार देश के ट्रेड यूनियनों की एकता बनी जो आज भी बरकरार है। लेकिन आज जब एटक अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, इस अवसर पर एक गंभीर चुनौतियों का सामना देश का मजदूर वर्ग कर रहा है। हालांकि यूँ कहें कि देश का मजदूर वर्ग ही नहीं बल्कि पूरा हमारा देश, पूरे हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत की थाती या पूरे देश के मजदूर वर्ग, मेहनतकश जनता, तमाम लोग एक गंभीर चुनौतियों के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे दौर में एटक का शताब्दी वर्ष है जिस दौर में भारत के संविधान पर खतरा है। यह ऐसा दौर है कि देश के संसदीय जनतांत्रिक प्रणाली पर खतरा महसूस हो रहा है और यह वही दौर है जब एटक 100 साल पूरा कर रहा है तो पहली बार हमारे देश में लोगों की भावनाओं को उभार कर सत्ता में आई हुकूमत अपने पूर्ण बहुमत से सत्ता में शासन कर रही है और अपने प्रतिक्रियावादी एजेंडा को आगे बढ़ा रही है। एक बात बताना इस संदर्भ में आवश्यक है कि यह काल है, यह एटक का शताब्दी वर्ष है जो 31 अक्टूबर को 100 साल पूरा करके नए शती में प्रवेश करेंगे। लेकिन इसी अक्टूबर माह में जो शताब्दी माह है, माह में हमारे भारत की हुकूमत ने टोटल 44 श्रम कानूनों की हत्या करके उसको ताबूत में बंद कर दिया, उसको दफना दिया। यही अक्टूबर महीना है
जिसमें कोई भी सेंट्रल श्रम कानून आज अस्तित्व में नहीं है। और इस संदर्भ में मैं एक बात की चर्चा करूं कि 1929 में जब साइमन कमीशन आया था ब्रिटिश काल में और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पार्लियामेंट में से उस समय के असेंबली में पेश किया, तो शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ। उस भगत सिंह का जन्मदिन सितंबर महीना है, 28 सितंबर को भगत सिंह का जन्मदिन है। हमको यह कहने में बहुत दुख और तकलीफ हो रहा है यह बात बोलने में कि भगत सिंह के जन्मदिन पर, जिस भगत सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत को मजदूरों के खिलाफ कानून बनाने की चुनौती बम फेंक कर दी, उन्हीं के जन्मदिन पर 29 कानूनों की हत्या करने का कानून पर राष्ट्रपति का दस्तखत कराया गया। यानी 28 सितंबर भगत सिंह के जन्मदिन पर राष्ट्रपति दस्तखत करके 25 श्रम कानून की हत्या करता है। यह भगत सिंह का जन्मदिन था। और भगत सिंह 1929 में बम फेंके थे, तो 29 को सिंबल मानकर 29 तारीख को ही भारत के राजपत्र में उस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर युक्त 3 संहिता को प्रकाशित किया गया। यह देश को हम लोगों को बताना चाहते हैं कि भगत सिंह में थोड़ी भी आस्था रखने वाले लोग, भगत सिंह की कुर्बानियों को थोड़ा भी सम्मान करने वाले लोग इसको चुनौती के रूप में लें कि जिस भगत सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बम फेंका था मजदूरों के हक में, उसी भगत सिंह के जन्मदिन पर सिंबॉलिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से भगत सिंह के विचारों पर हमला करने का काम यह मोदी हुकूमत ने किया है। और 44 श्रम कानून आज ताबूत में बंद कर दिए गए। इस संदर्भ में यह बताना आवश्यक है कि वह जो 44 श्रम कोड हैं, बेशर्मी से प्रचार किया जा रहा है कि हम मजदूरों के हित में बनाया जा रहा है, श्रम कानून पुराने पड़ गए थे, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और जो 44 श्रम कानून है, वास्तव में यह 44 श्रम कानून जो हमारे देश में पहले से थे और आज मोदी सरकार ने उसकी हत्या कर दी है, उस 44 श्रम कानून में सबसे पहला जो कानून लाया गया वह वेज कोड बिल था 1919। उस वेज कोड बिल में हमारे संविधान में कि जो प्रदत्त कॉन्स्टिट्यूशन के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसमें जीवन जो मजदूरी की बातें हैं उसको समाप्त करके हमारे देश में जो पूरे दुनिया में न्यूनतम वेतन का कंसेप्ट है, उस न्यूनतम वेतन कानून के जगह 2 तरह के न्यूनतम वेतन उसने लागू कर दिया। एक तो मिनिमम वेजेस होगा, एक फ्लोर लेवल मिनिमम वेज होगा, यानी मिनिमम वेज के नीचे भी मिनिमम वेजेस। और प्रचारित क्या कर रहा है, हमने शेड्यूल खत्म कर दिया। यह झूठा प्रचार है, शेड्यूल खत्म नहीं कर दिया, बल्कि ट्रेड यूनियन की डिमांड थी कि देयर शुड बी ए नेशनल मिनिमम वेज, देश में उससे कम मजदूरी नहीं होगी। उस के बदले हमारे देश में न्यूनतम वेजेस एक्ट था, उससे कम देने वाले को दंडित किया जाता था, लेकिन वह न्यूनतम मजदूरी को के नीचे एक फ्लोर लेवल मजदूरी, सतह वाली मजदूरी की अवधारणा जो भौगोलिक स्तर पर होगी, अलग अलग रीजन में होगा, ऐसा करके उसमें बनाया गया है। यही नहीं, 4 कानूनों को मिलाकर वेज कोड बिल बनाया गया। वह 4 कानूनों में मिनिमम वेजेज एक्ट, ब्रिटिश राज में बने पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट और आज़ाद भारत में वेलफेयर कंसेप्ट से बने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, यह मिला करके और वह कानून बनाए गए वेज कानून। और बोनस के अधिकार छीन लिए गए हैं। बोनस का जो बुनियादी कंसेप्ट हमारे पुराने कानून में था, बोनस के कैलकुलेट करने का जो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को डाइल्यूट कर दिया गया है। और एक तरह से वेतन के संदर्भ में मजदूर की परिभाषा बदल दी गई है। वेतन के संदर्भ में जो मजदूरों के श्रेणी से लोगों को निकाल दिया गया। और यही नहीं,
वेज कोड बिल में काम के घंटे जो 8 थे, काफ़ी संघर्षों के बाद अर्जित वह 8 घंटे के श्रम काल को कानूनी रूप से बढ़ाने का प्रावधान वेज कोड में डाल दिया गया है। ऐसा किया गया और हमला किया गया है इस तरह से। और दूसरा कानून जो अभी भगत सिंह के जन्मदिन पर राष्ट्रपति से 3 कोड पर दस्तखत कराए गए, उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, जिस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में राइट टू स्ट्राइक पर हमले किए गए हैं, ट्रेड यूनियन अधिकार पर हमले किए गए हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग पर हमले किए गए हैं, जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म था, विवाद के और न्याय प्राप्ति का जो मैकेनिज्म था उस पर हमले किए गए हैं, सेवा संहिता पर हमले किए गए हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इन वेज कोड में उन्होंने मजदूरी पर हमला किया, वेज कोड में मजदूरों के आय पर हमला किया और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में मजदूरों के मौलिक अधिकार और मानवाधिकार पर हमला किए गए हैं। चूँकि इंडस्ट्रियल रिलेशन का मामला प्राण वायु है ट्रेड यूनियन मूवमेंट का, मजदूर आंदोलन का। ट्रेड यूनियन के बारे में है कि ट्रेड यूनियन इज कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंसी, और कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंसी के महत्व को ख़त्म करने के लिए, इसकी ताकत को ख़त्म करने के लिए इसमें जो प्रावधान ला गए हैं वह ट्रेड यूनियन बनना मुश्किल हो जाएगा। इसके डिटेल चर्चा इस छोटे से व्याख्यान में संभव नहीं है, लेकिन ट्रेड यूनियन एक्ट में जो प्रावधान हमको रजिस्ट्रेशन करने का था, ट्रेड यूनियन निबंधित करने का, इसमें उल्टा ट्रेड यूनियन का निबंधन रद्द करने के प्रावधान ज़्यादातर उसमें जोड़े गए हैं और उसमें संख्या ज़्यादा बताई गई है। ट्रेड यूनियन एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, इसमें रजिस्ट्रार को पावर दे दिया गया है कि अगर उनको उसको ज्ञात हो कि कोड का पालन नहीं कर रही है ट्रेड यूनियन, तो उनका ट्रेड यूनियन निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। और ट्रेड यूनियन निबंधन रद्द करने का मतलब है कि जो हमको इम्यूनिटी प्राप्त है इंडियन पेनल कोड से, हमको जो ट्रेड यूनियन को इम्यूनिटी प्राप्त है सीआरपीसी से, वह सारी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी और हमारा निरंकुश दमन किया जाएगा। ऐसा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रावधान जोड़ा गया है। इसी तरह से राइट टू स्ट्राइक, हम स्ट्राइक कर ही नहीं सकते हैं। जिस तरह से तिलक ने कहा था आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसी तरह से हड़ताल मजदूरों का जन्म सिद्ध अधिकार है। जब ट्रेड यूनियन एक्ट नहीं था तो पर भी मजदूर हड़ताल करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन कानूनी बंदिश कर दी गई है। इस कानूनी रूप से उसकी बाध्यता कर दी गई है। पहले के कानून में भी हड़ताल पर रोक की बातें, प्रतिबंध की बातें थी, लेकिन वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में सूचना देकर हड़ताल करने की बातें थी। इस बार और नॉन पब्लिक यूटिलिटी में बिना सूचना के भी हड़ताल, कानूनी हड़ताल होते थे। ऐसा प्रावधान पुराने एक्ट में था। इस हड़ताल में पब्लिक यूटिलिटी या नॉन यूटिलिटी सबको ख़त्म करके एक कर दिया गया है और 60 दिन पहले हड़ताल नोटिस देना और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में हड़ताल नहीं होना, और हड़ताल नोटिस देने के साथ ही कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चालू माना जाएगा और उसमें हड़ताल करना गैर कानूनी होगा। इसी तरह से डिस्प्यूट रिड्रेसल, जो हमको न्याय कहाँ मिलेगा? पुराने कानूनों में श्रम न्यायालय बना था। पुराने कानूनों में कंसिलिएशन ऑफिसर के साथ साथ श्रम न्यायालय का प्रावधान था, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का प्रावधान था और प्रावधान थे ट्रिब्यूनल का। लेकिन इस नए कानून में श्रम न्यायालय का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया, श्रम न्यायालय को खत्म कर दिया। कंसिलिएशन अफसर के पावर घटा दिए गए। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल बनाने की बातें जरूर है, लेकिन उसके नियुक्ति से लेकर के पहले था कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में वही बात जाती थी जो बातें सरकार रेफर करती थी, जो विवाद, जो आपसी समझौता नहीं होता था, वह निपटारा के लिए जाता था। लेकिन अब वॉलेंटरली मालिक सीधे जा सकता है आर्बिट्रेशन में और जाने की बातें हैं, स्वैच्छिक रूप से जाने की बातें हैं। नतीजा होगा कि अगर आर्बिट्रेशन में भी लंबित है आपका मुद्दा,
तो आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हड़ताल पर परमानेंट रोक लगा दिया गया है। जहाँ तक न्याय निर्णयार्थ बातें हैं, न्याय अब दूर की कौड़ी लग रही है, चूँकि श्रम न्यायालय ख़त्म हो गया, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग की चर्चा जरूर है, लेकिन उसके अधिकार ख़त्म हैं। यही नहीं बल्कि जो सज़ा के प्रावधान हैं मालिकों को इस कानून का उल्लंघन करने पर, उसको ख़त्म किया गया है। उसमें समझौता के प्रावधान जोड़ दिए गए हैं कि समझौता हो सकता है। और मजदूरों के लिए, ट्रेड यूनियनों के लिए सज़ा के प्रावधान 10 गुना 20 गुना बढ़ा दिया गया है, ताकि अगर गैर कानूनी हड़ताल करेंगे, यहाँ तक कि अगर ट्रेड यूनियन रिटर्न दाखिल करने में गड़बड़ी करेगा, कमी करेगा, उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। एक तरफ कानून बनाकर मालिकों को रिटर्न देने से छुट्टी दे दी गई, और दूसरी तरफ मजदूरों के लिए रिटर्न नहीं देने पर या कोई गलत उसमें सम्मिलित हो जाने पर कठोर सज़ा का प्रावधान, यूनियन को कैंसिल करने का प्रावधान जोड़ा गया है। यहाँ तक कि किसी भी पदाधिकारी को, यूनियन के पदाधिकारी को ट्रिब्यूनल कह सकता है कि नहीं साहब यह पदाधिकारी नहीं रह सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे ट्रेड यूनियन के एक्टिविटी में कैसे हम चंदा करेंगे। मजदूर अगर कोई चंदा हम यूनियन का नहीं दे, सदस्य नहीं, अगर सदस्य कोई मानने से अनुशासन इनकार करे तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। इस तरह से ट्रेड यूनियन के भीतर में हस्तक्षेप करने के प्रावधान जोड़े गए हैं, ऐसा किया गया है। दूसरी तरफ जो सोशल सिक्योरिटी कोड लाए गए हैं, इसमें 9 कानूनों को समाप्त करके यह बनाया गया है, और कहा जा रहा है कि यह सर्वांगीण है, यह सबों लोगों के लिए सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल किया जा रहा है सोशल सिक्योरिटी। जबकि सच्चाई क्या है कि यह कोड जो यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी है उसके विरुद्ध है। ILO का जो सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, ILO का जो कन्वेंशन है 102 और रिकमेंडेशन 202, उसके जो 9 बेसिक बुनियादी सतह तल बताए गए हैं, प्रावधान बताए गए हैं, उस तल पर यह नाकारा साबित है यह सोशल सिक्योरिटी। और यही नहीं, इसमें 2 तरह के प्रावधान हैं, एक संगठित क्षेत्र के लिए, एक असंगठित क्षेत्र के लिए। संगठित क्षेत्र के मजदूरों को आज भी सोशल सिक्योरिटी था जो हमारे लड़ाइयों से प्राप्त हुआ था। हमको प्रोविडेंट फंड, ESI के अधिकार, ESIC, यह सारे अधिकार थे। वह सारे अधिकार इसमें सीमित किए गए हैं। और दूसरे तरफ से उसको कंट्रीब्यूशन को भी वॉलंटरी बनाने की बातें हैं, कमज़ोर करने की बातें हो रही है। ESI को कमज़ोर करके और बीमा क्षेत्र में प्राइवेट खिलाड़ियों को घुसाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और ESI संस्थान को कमज़ोर किया जा रहा है। इसमें ट्रिपटाइट मैकेनिज्म को कमज़ोर किया जा रहा है, संचालन की चीज़ को किया गया है। और इस तरह हम देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी कोड जो कहा जाता है कि असंगठित लोगों के लिए है, यहाँ तक कि वह असंगठित का सोशल सिक्योरिटी मिलेगा कहाँ? कोई गवर्नमेंट खजाने से उसमें वित्त पोषण की बातें नहीं है। और असंगठित के लिए अलग, संगठित के लिए अलग। कहने के लिए तो कहा गया है कि प्लेटफॉर्म वर्कर को भी उसमें शामिल किया गया, गिग वर्कर को भी उसमें शामिल किया गया है, लेकिन उनका पैसा कहाँ से आएगा इसकी कोई चर्चा नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी के नाम पर जो 9 कानूनों को ख़त्म किए गए हैं वह बहुत खतरनाक है, जिस पर डिटेल से अलग से बात करने की ज़रूरत है। इसी तरह से जो फैक्ट्री एक्ट जो प्रोटेक्शन देता है लोगों को जीवन रक्षा के लिए, जो सुरक्षा के प्रावधान उसमें थे, सेफ्टी के प्रावधान थे, वेलफेयर प्रावधान थे, उसमें था कि साहब बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती है, कितने दिन के बच्चों का, कितने साल के बच्चों का, इसके इसमें प्रावधान थे। महिलाओं को रात्रिपाली में ड्यूटी नहीं कराई जा सकती है, इसके प्रावधान थे। जो फैक्ट्री के भीतर क्या क्या वेलफेयर मेजर होंगे, कैंटीन होगी, वेलफेयर की क्या क्या सुविधाएं होगी, यह सारे उसमें प्रावधान दिए गए थे, जिसमें सबको डाइल्यूट कर दिया गया है ये वर्तमान ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड कोड में, जिसमें 13 कानूनों को मिला करके बनाया गया है। इसमें जीने का अधिकार, मानवाधिकार,
इस पर हमले किए गए हैं। इस तरह से हम देखते हैं जब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड कोड, जो आदमी के जीने के अधिकार से जुड़ा मामला है, आदमी मजदूरों के कल्याण से जुड़ा हुआ मामला है, मानवाधिकार से जुड़े हुए मामले हैं, उन सारे मामले को कमज़ोर करने के प्रावधान किए गए हैं। और सबसे अव्वल तो यह कि इन सारे कानूनों के सृजन में अंतर्राष्ट्रीय मानक, राष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का जो संविधान है उसके मानक, इन सारे मानकों को नज़रअंदाज किया गया है और नज़रअंदाज करके यह सब कानून बनाए गए हैं। इंस्पेक्शन सिस्टम, कोई भी कानून लागू करने के लिए जो निरीक्षण प्रणाली होती है, उस निरीक्षण प्रणाली को ख़त्म किया गया है। समझौता की बातें कही गई है। इस तरह से यह श्रम कानून ऐसे बनाए गए हैं। इसलिए जब हम एटक के शताब्दी वर्ष की बात करते हैं तो यह 4 कोड 140 वर्षों के संघर्षों से अर्जित सारे श्रम अधिकार, सारे कानून, सारे चीज़ छीन लिए गए हैं, समाप्त कर लिए गए हैं। इसलिए गंभीर चुनौती है। और इसलिए एटक अपने शताब्दी वर्ष के अवसर पर पहली बार ट्रेड यूनियनों ने नारा दिया है कि यह हुकूमत मजदूर विरोधी ही नहीं, यह हुकूमत किसान विरोधी भी है। अभी किसान बिल जिस तरह से संसद में पास कराया गया किसानों के खिलाफ, उसी तरह से यह नौजवान विरोधी है। जिस तरह से नई शिक्षा नीति लाई गई है छात्रों के खिलाफ, बौद्धिकता के खिलाफ, वह शिक्षा नीति का क्षेत्र हो या हमारे अर्थ क्षेत्र नीति के क्षेत्र में देखें तो हमारे आज़ादी के बाद जितनी अर्जित संपदाएं हैं, 339 पब्लिक सेक्टर में जो लाखों करोड़ की संपत्ति है, इसको नीलामी पर चढ़ाया जा रहा है, औने पौने दाम में नीलाम किया जा रहा है। इस मुद्दे को भी ट्रेड यूनियन ने अपना मुद्दा बनाया है। और ट्रेड यूनियन 2009 के बाद हम दावे के साथ कह सकते हैं, हमें गर्व है कि AITC 1983 में सिर्फ नारा ही नहीं दिया, बल्कि उसको मूर्त रूप देने के लिए आज भी ट्रेड यूनियन की एकता के लिए प्रयासरत है। और 2009 में जो एकता बनी थी, वह एकता आज भी चल रही है और पिछले दिनों लगातार हम संघर्ष करते रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं, यह कोविड काल है। पूरा दुनिया में वैश्विक स्तर पर यह महामारी का दौर है। साथियों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि अभी हम बहुत गंभीर चुनौतियों के दौर से गुजर रहे हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन ऐतिहासिक हमलों का शिकार हो रहा है और इससे निपटने के लिए एकमात्र उपाय है यूनाइटेड स्ट्रगल का। और इसीलिए अभी 2 अक्टूबर को सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन का एक राष्ट्रीय वेबिनार और कन्वेंशन आयोजित करके एक फैसला हुआ कि 26 नवंबर 2020 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल किया जाए। लेकिन इसके पहले यह बताना आवश्यक समझते हैं कि इसके पहले 9 अगस्त को देश के ट्रेड यूनियनों ने भारत बचाओ दिवस के रूप में आयोजित करने का आह्वान किया था, जो पूरे देश में आयोजित हुआ। आज भारत के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। इसलिए ट्रेड यूनियन ने नारा दिया है कि यह हुकूमत न सिर्फ मजदूर विरोधी है, यह हुकूमत मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र नौजवान विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, बुद्धिजीवी विरोधी है और कुल मिलाकर यह राष्ट्र विरोधी हुकूमत है, चूँकि राष्ट्र के तमाम ऐतिहासिक धरोहरों को, तमाम ऐतिहासिक उपलब्धियों को यह समाप्त करने पर तुली हुई है और अपने गोवेलियन प्रचार से, अपने कॉरपोरेट सहयोगियों के टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से धुआंधार प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। इसलिए आज यथार्थ को समझना बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए मैंने कहा कि मजदूरों के सारे कानून आज ख़त्म कर दिए गए। कृषि कानून के नाम पर दुनिया के और देश के कॉरपोरेटों को कृषि क्षेत्र को चारागाह बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसी तरह से शिक्षा क्षेत्र में
शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के और देश के शिक्षा माफियाओं को घुसने का और बिजनेस करने का, मुनाफा कमाने का अकूत अवसर देने के लिए शिक्षा नीतियां लाई गई है। और उन शिक्षा नीतियों में हमारे देश का जो हेरिटेज है, हमारे देश की जो विरासत है, उसको भी विनष्ट करने की बातें हैं। इसलिए कुल मिलाकर ट्रेड यूनियन ने इसको मुद्दा बनाया है और वह मुद्दा के रूप में हमारा अनुभव बोलता है कि जब भी ट्रेड यूनियन आंदोलन अपना मुद्दा बनाया है, वह सरकार, वह राजनीतिक मुद्दा बना है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग कहते थे कि हम राजनीति से अलग हैं, वह भी अब मजबूर हो गए हैं कि इस आंदोलन में शामिल हों और राजनीतिक कार्रवाई करें। चूंकि कानून तो राजनीति से बनती है और जब कानून के खिलाफ बोलते हैं तो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, तो वह लोग जो अपने को कहते रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करते, वह पहले से भी एक बड़ी राजनीति का नारा था। राजनीति नहीं करना भी अपने आप में एक राजनीतिक नारा है, लेकिन अब विभ्रम टूट रहा है। इसलिए राजनीतिक कार्रवाई आज के समय की अनिवार्यता है। और इसलिए ट्रेड यूनियन आंदोलन ने 23 तारीख को किसानों के समर्थन में उतरा और 25 सितंबर को उनके समर्थन में पूरे देश के मजदूर उतरे किसानों के समर्थन में, और किसान भी 26 तारीख को मार्च कर रहे हैं। 26 नवंबर ऐतिहासिक दिन है। उस दिन संविधान हमारे देश में लागू किया गया था 26 नवंबर को, इसलिए वह संविधान दिवस है। उस संविधान पर खतरा है, उस विधान पर खतरा है, उस विरासत पर खतरा है। इसलिए ट्रेड यूनियन ने 26 नवंबर को ही देश बचाओ, मजदूर बचाओ, किसान बचाओ, देश का धरोहर बचाओ, सांस्कृतिक विरासत बचाओ, इन सारे नारों के साथ अपने 12 सूत्री मांगों को जोड़ते हुए हड़ताल का आह्वान किया है। और एक बात फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि AITUC 1983 में बंगलोर में कहा था कि आज ज़रूरत है देश में एक ट्रेड यूनियन की। जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में, अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में AITUC के नेतृत्व में मजदूर प्रतिनिधित्व हो रहा था, राजनीतिक आंदोलनों में लोग जुड़ रहे थे, उसी तरह से आज ज़रूरत है एकताबद्ध एक ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में आंदोलन विकसित करने की। और यह सिर्फ सिद्धांत में नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर उतारने की ज़रूरत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे कि मजदूर वर्ग ही नहीं, पूरे देश की मेहनतकश जनता, बुद्धिजीवी और देश गंभीर चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। हमारे देश में जो चुनौतियां अभी आ गई है, ऐसे तत्व से है जो फासिज्म के रास्ते पर चल रहा है, जो हमारे देश के सारे जनतांत्रिक ताने बाने को ध्वस्त करके और ब्यूरोक्रेट के हवाले पूरे कंट्री को करना चाह रहा है। सारे संवैधानिक संस्थानों को का क्षरण किया जा रहा है, अवमूल्यित किया जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में मजदूर वर्ग जो समाज का अगुआ दस्ता होता है, उसको पहल करने की ज़रूरत है। और इस स्थिति में मजदूर वर्ग ने पहल किया है। हम कह सकते हैं कि एटक का अतीत, वर्तमान और भविष्य, इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो एटक का स्वर्णिम अतीत रहा है, स्वर्णाक्षरों में लिखा गया अतीत है, संघर्षों और उपलब्धियों का अतीत है। और उस अतीत को वर्तमान में समाप्त कर देने की कोशिश हो रही है। इसलिए भविष्य में उन शक्तियों को समाप्त करने के लिए संघर्ष करना है जो शक्ति देश की उपलब्धियों को खत्म करना चाहते हैं, जो देश के उपलब्धियों को, मजदूर वर्ग के उपलब्धियों को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए 26 नवंबर की हड़ताल जो आने वाला है, उस हड़ताल के तैयारी में हम लोगों को पूरी शक्ति से मजदूर आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करने की दिशा में बढ़ना है। ट्रेड यूनियनों की एकता को जन एकता में तब्दील करके आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ना है। और हमें नारा देना चाहिए कि मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी
एवं राष्ट्र विरोधी सरकार को हटाकर हम दम लेंगे और इस आंदोलन को तेज करना है। यही एटक के शताब्दी वर्ष के अवसर पर मजदूर वर्ग का संदेश होगा। इसलिए आप साथियों से मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि इस एटक के शताब्दी वर्ष के अवसर पर जब हम नई सदी में 1 नवंबर को प्रवेश करेंगे तो इस नई सदी को हम अपने संघर्षों के नई उपलब्धियों की दिशा में आगे बढ़ें। इतिहास गवाह है कि जिसने भी आज़ाद भारत में भी मोरारजी देसाई की हुकूमत ने श्रम कानून को ख़त्म करने की कोशिश की तो मजदूरों ने उसको सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई, वह कानून गिर गया। इंदिरा गांधी जी ने भी कोशिश की थी नया कानून लाने का, वह भी विफल रही। और मोदी चूँकि अपनी ताकत से, अपनी एकल बहुमत से सत्ता में है, इसलिए मदान्धता में जो सारे कानून को ख़त्म किया है, सारे कानूनों की हत्या किया है, इनकी राजनीतिक हत्या करना यह परम कर्तव्य है देश के मेहनतकशों का। इनको सत्ताच्युत करना, इनको सत्ता से हटाना रही देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। पब्लिक सेक्टर की हिफाजत का मामला, श्रम कानून की हिफाजत का मामला, किसानों के अधिकार की हिफाजत का मामला, बेरोजगारों के रोजगार का मामला और शिक्षा क्षेत्र में एक बौद्धिक शिक्षा और सबको सुलभ शिक्षा की बात के मुद्दों पर इस तहरीक को आगे बढ़ाना, इसका संकल्प लेकर नई सदी में हमको प्रवेश करना है। और इसी के साथ हम एक बार पुनः अपने तमाम देश के मेहनतकशों को एटक के शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम मुबारकबाद देना चाहते हैं और आने वाली चुनौतियों से मुकाबला के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हैं। धन्यवाद।